पिछले क्लास में हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक, और किस तरीके से यूनिट निकालते हैं, किस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये सब देखे थे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, ये देखे थे। कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखे थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है पूरे फिजिक्स में, ठीक है, वो पढ़े थे। आज हम लोग डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, डायमेंशन होता क्या है, टू असाइन द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड बाय सम पावर्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बताने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर रेज करते हैं। मतलब कि ये तो पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और कितना टाइम्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी में है, ठीक है, ये उसका डायमेंशन बताएगा। ठीक है, जैसे लेंथ कितना टाइम्स है, मास कितना टाइम्स है, टाइम कितना टाइम्स है, या कोई और भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो वो कितना टाइम्स है, ये उसका डायमेंशन बताएगा। जैसे अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी y कंसिडर किए, उसको m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, मतलब मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो मास का डायमेंशन क्या हुआ इसमें, a, मास कितना टाइम्स है, a टाइम्स, लेंथ कितना टाइम्स है, b टाइम्स, टाइम कितना टाइम्स है, c टाइम्स, तो इसी को हम डायमेंशन बोलेंगे। हियर a, b, c आर द डायमेंशन ऑफ किसका, मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे हम वेलोसिटी लिए एक एग्जांपल, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह से लेंथ ही है, ठीक है, तो लेंथ बाय टाइम। अब इसको हम लिख सकते हैं, टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि नहीं, m0 LT-1, मतलब इसमें मास तो है नहीं, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ से इसका यूनिट बताना कितना आसान हो गया, अगर हम इसका डायमेंशन निकाल लें, वेलोसिटी का डायमेंशन हम निकाल लिए तो इसका यूनिट बता सकते हैं हम लोग। मास तो है ही नहीं, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो यूनिट विल भी क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि डायमेंशन क्या है, टू असाइन द यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बताने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर कुछ पावर रेज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे एक्सीलरेशन, हम कोई भी क्वांटिटी लेंगे, जैसे यहाँ 3-4 हम दिए हुए हैं और भी आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो जैसे हम एक्सीलरेशन की बात किए, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। हमको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर बोले आपको प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हमको फॉर्मूला पता है, हम आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, एक्सीलरेशन है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं LT-1, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 बाय t, तो t को फिर ऊपर कीजिए तो LT-2, ठीक है। फिर से फोर्स का डायमेंशन, मास, फोर्स होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो फंडामेंटल है ही, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं LT-2, ऊपर निकाल चुके हैं तो MLT-2। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का लिख सकते हैं हम लोग क्या, MLT-2 इंटू लेंथ करेंगे तो ML2T-2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², तो हाफ डायमेंशन लेस होता है, ये हम बताएंगे, या कोई भी न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हो वो डायमेंशन लेस होता है। तो मास तो फंडामेंटल है तो m रख दिए, और u क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो L2T-2, तो यहाँ L2T-2, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से डायमेंशन बता सकते हैं। और भी कुछ डायमेंशन आप लोग देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन MLT-2। अगर नहीं पता है, डायमेंशन याद नहीं है फोर्स का, तो आप फॉर्मूला से आगे बढ़ सकते हैं। एरिया क्या हुआ, किसी का भी एरिया ले सकते हैं, जैसे हम रेक्टेंगल का एरिया ले तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है,
मतलब लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, ठीक है। तो लेंथ स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, प्रेशर का डायमेंशन एम एल -1 T -2, ठीक है। उसी प्रकार हम पावर की बात करें, पावर का क्या होगा, वर्क बाय टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम वर्क का डायमेंशन नहीं पुट कर रहे हैं, जैसे यहाँ फोर्स का डायरेक्ट पुट कर दिए, हम वर्क का पुट नहीं कर रहे हैं, हम फार्मूला से हम आगे बढ़ेंगे। टाइम तो फंडामेंटल है, वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ हो ही गया, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट को लेंथ कर दिए डिवाइडेड बाय टाइम को टी कर दिए। अब देखिए एम एल टी ये तीन तो फंडामेंटल आ चुका है। अब एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ बाय एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम, तो टी स्क्वायर हो जाएगा नीचे। और तोड़ेंगे वेलोसिटी को तो वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे एम इंटू एल बाय टी क्यूब हो जाएगा नीचे इंटू एल। तो फाइनली क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी -3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम इसका यूनिट बताना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर तो मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड तो पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। इसी को हम वाट भी बोलते हैं, ठीक है। पावर का यूनिट वाट सुने होंगे, ठीक है, इसी को हम वाट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आ गया अब देखिए डायमेंशन लेस इक्वेशन क्या होता है। डायमेंशन लेस इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो। कोई डायमेंशन नहीं बोलने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ मास का भी पावर 0 हो, लेंथ का भी पावर 0 हो, टाइम का भी पावर 0 हो, ठीक है। तो इन ए फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट किए थे, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। अगर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो जाए देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे होगा ये, तो कोई भी जैसे रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, माने कोई भी क्वांटिटी which is represented in terms of ratio of two similar physical quantity are dimensionless। जैसे हम स्ट्रेन बोलते हैं तो स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन बोल सकते हैं। यहाँ चेंज इन डायमेंशन लेंथ को चेंज किए हैं तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर भी लेंथ हो गया, इसको आप डेल्टा एल भी बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ को, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो m0 l0 t0, ये डायमेंशन लेस हो गया। उसी प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, तो ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, कट जाएगा, डायमेंशन लेस हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी हो विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, ठीक है। फिर एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी कांस्टेंट कहीं पे 2 है, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस है। पाई है डायमेंशनलेस है, 2/3 है डायमेंशनलेस है, ये सारा क्या, कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट विल बी डायमेंशनलेस। फिर एनी एंगल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे cos थीटा, साइन थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, ये सब क्या होगा, डायमेंशनलेस। थीटा तो है ही डायमेंशनलेस, cos थीटा भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e पर पावर x हुआ, log x हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन,
ये सारा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, इस सबका कोई डायमेंशन कहीं भी आपको दिखे तो अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहीं है तो उसकी जगह हम डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1, तो हम वहाँ उसकी जगह 1 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका यूजेस, यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहला यूज, टू फाइंड द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम एक गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में बता सकते हैं। जैसे हम फोर्स का ही यूनिट की बात किए तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2। हमको इसका यूनिट बताना है SI सिस्टम में। तो देखिए मास का यूनिट SI में क्या होगा, किलोग्राम kg। लेंथ का SI सिस्टम में यूनिट क्या होगा, मीटर। टाइम का SI सिस्टम में सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट इन SI सिस्टम। अगर हमको इसी को CGS में बदलना होता तो क्या हो जाता, kg को क्या लिखेंगे, ग्राम। लेंथ का यूनिट CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर। और टाइम का यूनिट तो सेकेंड ही रहेगा, तो सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम हो हम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बता सकते हैं डायमेंशन की मदद से। ठीक है, अभी सेकेंड यूज क्या है, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी और कोएफिशिएंट, फिजिकल कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट। ठीक है, किसी भी फिजिकल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट का डायमेंशन हम इसकी मदद से बता सकते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं find the dimension of पहला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में सुने होंगे। कांस्टेंट इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग, तो कैपिटल G से। ठीक है, सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका तो फार्मूला पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े हैं कि दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, तो F = G(m1m2/r²). ये नहीं पढ़े होंगे आप लोग, इसका हम फार्मूला आपको बताएंगे। ठीक है, और एक तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, F = ग्रेविटेशनल फोर्स G (M)(r²) या m1m2/r² बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा फार्मूला एक दिया हुआ है, L = L0 × 1 + अल्फा × डेल्टा थीटा। यहाँ पे L क्या है, फाइनल लेंथ। L0 क्या हो गया, इनिशियल लेंथ। अल्फा को क्या बोलेंगे, 1 है ये। अल्फा को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, और एक फॉर्मूला है आपको, F विस्कस फोर्स बराबर क्या होता है, 6π(η)r(v). यहाँ पर r है रेडियस, v है वेलोसिटी और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और f को बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला आपको दिया हुआ है, इससे हमको ये तीनों क्वेश्चन बनाना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए
जैसे हमको ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का था, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करें? F बराबर G m1 m2 या m इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G का ही निकालना, जिसका निकालना है उसको LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। अब F क्या है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन तो पता है, mlt माइनस 2। r क्या है? रेडियस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को l से डिनोट करेंगे, तो l स्क्वायर बाय m1 भी मास m2 भी मास, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन में? m स्क्वायर। ठीक है, अब सबको कंबाइन कर देना है, तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? m l कितना है यहाँ पे? 2 यहाँ पे, तो ml3 t माइनस कितना, सॉरी m ऊपर जाएगा ना, तो m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड क्या था आपका? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो पता है टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है? तो साथ फंडामेंटल क्वांटिटी में एक टेम्परेचर भी आता है, तो ये क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तो अगर हम डायमेंशन निकाल रहे हैं अल्फा का, तो अल्फा को अलग रखना है हमको, तो इसको पहले हम तोड़ देते हैं। L इज इक्वल टू L नॉट प्लस L नॉट अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। दिस इम्प्लाइज L माइनस L नॉट बराबर क्या हो गया? L नॉट अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर कितना? L माइनस L नॉट को हम डेल्टा L से डिनोट करते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय L नॉट इंटू डेल्टा थीटा। हो गया? अब डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ है, तो लेंथ नीचे भी लेंथ, ये खत्म हो गया, बचा क्या? सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा? K से हम डिनोट करेंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय K। तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? K माइनस 1, K फॉर केल्विन। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं m0 l0 t0 K माइनस 1। ठीक है, उसके बाद एक और था थर्ड नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो F विस्कस फोर्स बराबर 6 पाई ईटा आर वी। दिस इम्प्लाइज हमको ईटा का निकालना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, बराबर क्या हो जाएगा? F बाय 6 पाई आर इंटू वी। अब बताइए, पाई तो डायमेंशन लेस है, 6 भी डायमेंशन लेस है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। फाइनली क्या बचा? F बटे आर वी, तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये 6 पाई डायमेंशन लेस, r क्या है? रेडियस, तो लेंथ लिख सकते हैं हम लोग L। और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? lt माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया? m, एक L खत्म हुआ तो L माइनस 1, और T एक खत्म होगा तो T माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं। टू चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे देखिए, जैसे हमको पता है कि मान लेते हैं कि 1 न्यूटन, किसका यूनिट है? न्यूटन, फोर्स का यूनिट। तो 1 न्यूटन को हमको डाइन में बदलना है,
इंटू डाइन। ठीक है, एक न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो न्यूटन है फोर्स का एसआई यूनिट और डाइन है फोर्स का ही सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो एक न्यूटन में कितना डाइन होगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, हम शुरू में एक फॉर्मूला निकाले थे या रिलेशन निकाले थे, N1/N2 इज इक्वल टू U2/U1। ठीक है, अब U2 क्या है, सेकेंड सिस्टम यूनिट किसका, फोर्स का। क्वांटिटी कौन है, चाहे हम सीजीएस में बताएं या एसआई में बताएं, क्वांटिटी नहीं ना बदल रहा है, क्वांटिटी तो फोर्स ही है। ठीक है, तो U2 है सेकेंड सिस्टम में फोर्स का यूनिट, U1 है फर्स्ट सिस्टम में फोर्स का यूनिट। सेकेंड सिस्टम क्या है, सीजीएस, फर्स्ट सिस्टम क्या है, एसआई। ठीक है, और यूनिट बताने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, डायमेंशन की। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। MLT-2 और सेकेंड सिस्टम में था तो इसको M2 L2 T2 कर दिए। सिमिलरली M1 L1 T1 पर पावर -2। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, N1/N2 बराबर U2/U1। U2 सेकेंड सिस्टम में यूनिट किसका, फोर्स का, U1 फर्स्ट सिस्टम में यूनिट फोर्स का। तो सेकेंड से फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। तो सेकेंड सिस्टम था तो M2 L2 T2 कर दिए, फर्स्ट सिस्टम है तो M1 L1 T1 कर लिए। ठीक है, सेकेंड सिस्टम ध्यान रखना है क्या है, CGS, फर्स्ट सिस्टम क्या है, SI। मतलब हमको SI से CGS में बदलना है। तो हम क्या करें, दिस इम्प्लाइज N1/N2 इज इक्वल टू M2/M1 इंटू, अलग अलग कर लेते हैं, L2/L1 L2/L1 इंटू T2/T1 पर पावर -2। ठीक है, बराबर M2 सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट। तो सेकेंड सिस्टम CGS था, CGS में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, बाय M1 फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम। ठीक, अभी लेंथ का सेकेंड सिस्टम यूनिट सेंटीमीटर और फर्स्ट सिस्टम ऐसा ही था तो क्या लिखेंगे, मीटर। और टाइम का तो सेकेंड ही रहेगा किसी भी सिस्टम में, पर पावर -2। अब ये सेकेंड समाप्त हो गया। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पे, अब इसको क्या लिखें, ग्राम बाय केजी को 1 kg बोल सकते हैं। तो 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम, इंटू सेंटीमीटर बाय मीटर को क्या 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, तो 100 सेंटीमीटर। ये तो समाप्त हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ग्राम ग्राम खत्म। तो क्या बचा, दिस इम्प्लाइज N1/N2 इज इक्वल टू 1/10⁵ हो गया, 1000 इंटू 100 10⁵। दिस इम्प्लाइज N2 इज इक्वल टू N1 इंटू 10⁵। ठीक है, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 10⁵ डाइन। ठीक है, इसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपको डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करने बोलता, ये तो SI से CGS में, अगर CGS से SI में कन्वर्ट करने बोलता तो इसमें क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे N1/N2 बराबर U2/U1। U2 यहाँ पे क्या था, CGS सिस्टम में यूनिट, U1 क्या है, SI सिस्टम में यूनिट। अगर हमको CGS से SI में कन्वर्ट करना होता तो सेकेंड सिस्टम होता SI, फर्स्ट सिस्टम होता CGS। तो U2 के ऊपर में क्या लगते, SI सिस्टम रहता और नीचे रहता CGS सिस्टम। तो ऊपर जो अभी हम ग्राम सेंटीमीटर ये सब रखे हैं, वहाँ क्या रखता, किलोग्राम मीटर, और नीचे रहता केजी किलोग्राम और यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, नीचे रहेगा ग्राम और सेंटीमीटर, ऊपर किलोग्राम और मीटर। ठीक है, अब बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, जैसे इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जैसे आपको बोला जाए अगर कन्वर्ट
100 वाट इन CGS सिस्टम, मैंने CGS सिस्टम में 100 वाट पावर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 100 वाट को क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 100 वाट, वाट किसका यूनिट है, पावर का, तो पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, या वर्क बाय टाइम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 इंटू वाट को क्या लिखेंगे, वर्क बाय टाइम, ठीक है। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब इसको CGS में बदलना है, तो एक तो तरीका है डायरेक्ट आप बदल सकते हैं, जैसे यहाँ न्यूटन है तो न्यूटन को सिंपली 1 न्यूटन मान सकते हैं हम लोग, और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है निकाल चुके हैं, 10⁵ डाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁵ डाइन रख के 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, वो रख करके मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा तरीका जो डायमेंशनली हम लोग निकाले हैं, तो क्या निकाले थे, N1/N2 इज इक्वल टू कितना, U2/U1। अब यूनिट बताने के लिए डायमेंशन की मदद लेंगे, डायमेंशन किसका रखेंगे, पावर का, किसका यूनिट है, पावर का, तो पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का वर्क बाय टाइम, तो mL² T-2/T, तो mL² T-3, और नीचे भी क्या पावर का ही यूनिट है, तो mL² T-3। लेकिन ये सेकेंड सिस्टम और ये फर्स्ट सिस्टम, तो यहाँ 2 2 2, यहाँ 1 1 1, ठीक है। अब सबको अलग अलग कर लीजिए, तो M2/M1 इंटू L2/L1 का होल स्क्वायर इंटू T2/T1 पर पावर -3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज N1/N2 इज इक्वल टू M2/M1 sorry, तो देखिए M2 क्या है, सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट, ठीक है। तो सेकेंड सिस्टम क्या था, CGS, तो CGS में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, बाय फर्स्ट सिस्टम में किलोग्राम। उसी प्रकार लेंथ का CGS में सेंटीमीटर, नीचे मीटर पर पावर 2, और टाइम का तो सेकेंड ही रहेगा किसी भी सिस्टम में, पर पावर -3, ये समाप्त, ठीक है। बराबर ग्राम बाय केजी को क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाय मीटर को 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर समाप्त, ग्राम ग्राम समाप्त, क्या बचा यहाँ पे, 1/10⁻, कितना 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 10⁻7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर N1/N2 इज इक्वल टू 1/10⁻7, तो N2 बराबर क्या हो गया, N1 इंटू 10⁻7, तो कितना था पावर पहले, 100 वाट, तो क्या होगा 100 इंटू 10⁻7। क्या लिखेंगे, यूनिट डाइन, न्यूटन का CGS सिस्टम क्या, डाइन, मीटर का सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ पे न्यूटन को क्या लिखे हम लोग, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन, तो इसको हम डायरेक्टली अगर बताएं तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू इसको न्यूटन मीटर, तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बाय
1 सेकेंड किया जा सकता है। तो क्या होगा 1 न्यूटन को क्या लिखें 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर को क्या लिखें 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया डाइन सेंटीमीटर बाय सेकेंड। तो फाइनली क्या आ गया देखिए 5 यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे, तो कितना आ गया 4 10⁹। तो ये हो गया या 100 इंटू 100 को रहने देते हैं 5 और 2 7 इंटू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट यूज क्या था, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद एक और इसका यूज है टू डिराइव द रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करेक्टनेस हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड होता है कम्प्लीटली होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाए, हम ये एक इक्वेशन लिखते हैं y = a² + bc, ये कोई इक्वेशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली देन dimension of y should be same as dimension of a² should be same as dimension of bc. It means dimension of LHS should be same as dimension of all the terms in RHS. तो RHS में कितना टर्म्स है, 2 टर्म, एक a² दूसरा bc। तो y का जो डायमेंशन होगा वो a² के डायमेंशन के भी बराबर होगा और bc के भी डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं डायमेंशन की मदद से। बस क्या करना है हमको कि LHS का जो डायमेंशन है RHS के सारे टर्म्स के डायमेंशन के बराबर है या नहीं। अगर है तो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं है तो ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। फोर्थ इसका यूजेज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाए आपको तो डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं LHS और RHS के डायमेंशन को निकाल करके। तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट इज एन इक्वेशन टू बी करेक्ट डायमेंशनली। दैट इज एन इक्वेशन टू बी करेक्ट dimensionally, an equation to be correct dimensionally, the dimension of LHS should be same as the dimension of LHS should be same as dimension of all the terms, same as dimension of all the terms in RHS, dimension of all the terms in RHS। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखिएगा एग्जाम्पल में y = a² + bc, मतलब दिस इक्वेशन टू बी करेक्ट डायमेंशनली, इक्वेशन टू बी करेक्ट क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a² should be equal to dimension of BC। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक लाइन नोट कीजिएगा, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may be wrong, a dimensionally correct equation may be wrong, but the equation or formula which are dimensionally wrong, but the equation or formula which are dimensionally wrong
कैन नेवर बी करेक्टेड, बट द इक्वेशन और फॉर्मूला विच आर डायमेंशनली रॉन्ग कैन नेवर बी करेक्ट। ठीक है, तो जो इक्वेशन या जो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है वो सही नहीं हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला डायमेंशनली सही है वो गलत भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/8 AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, s क्या है? डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम। ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर रियल फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हम 1/8 AT स्क्वायर लिखे हैं। तो डायमेंशनली अगर चेक करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा? करेक्ट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो LHS का डायमेंशन क्या हो गया? l के बराबर। अब ut का डायमेंशन हम लोग देखते हैं, तो u क्या है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? LT माइनस 1 इंटू t करेंगे तो क्या आ जाएगा? l आ गया ये भी। फिर हाफ 1/8 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो जाए? टी स्क्वायर टी माइनस 2 खत्म, तो क्या बचा? ये भी L। तो देखिए LHS का डायमेंशन RHS के दोनों टर्म्स के बराबर है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, बट द फॉर्मूला इज रॉन्ग। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई इक्वेशन जो डायमेंशनली ही गलत है उसका करेक्ट होने का सवाल नहीं है। जैसे हम लोग लिखें s बराबर u प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताइए ये फॉर्मूला सही है या गलत है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम ये डायमेंशनली ही गलत है, क्योंकि s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन तो l हो गया। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस 1 होता है। बताइए ये डायमेंशन सेम है? नहीं है। मतलब LHS का डायमेंशन RHS के एक टर्म के डायमेंशन के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बोले थे कि कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई इक्वेशन जो डायमेंशनली ही गलत है वो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन था, लेकिन उससे पहले इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम बोले आपको इफ एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, जैसे नोट कीजिएगा क्वेश्चन, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल varies with time, if the acceleration of a particle varies with time according to the equation a is equal to, a क्या है? एक्सेलरेशन, a बराबर कैपिटल AT माइनस BT स्क्वायर बाय a प्लस CT माइनस D बटे B। ठीक है, B स्क्वायर कर लीजिए। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका? A, B, C एंड D, चारों का डायमेंशन बताना है आपको। तो क्या करना है हमको? इतना पता है कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो LHS का डायमेंशन RHS के सारे टर्म्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। मतलब कि डायमेंशन ऑफ A शुड बी सेम एज डायमेंशन ऑफ AT। इट मीन्स कैपिटल A का डायमेंशन क्या होगा? स्मॉल a बाय T के डायमेंशन के बराबर, और स्मॉल a क्या था? एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2 बाय T, तो क्या आ जाएगा? LT माइनस 3। ठीक है, तो A का डायमेंशन निकाल लिया हम लोग LT माइनस 3। अब आते हैं B का डायमेंशन, तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा। अगेन A बराबर स्मॉल a बराबर क्या लिखें? BT स्क्वायर बाय A। ठीक है, दिस इम्प्लाइज
हमको किसका निकालना है? ए का तो निकाल चुके हैं, एक्सीलरेशन का पता है, बी का निकालना है। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए बाय टी स्क्वायर। तो कैपिटल ए का डायमेंशन निकाल चुके हैं हम लोग, एल टी माइनस 3। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इसका ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनली? एल स्क्वायर, टी कहाँ है? यहाँ -3, यहाँ -2, तो -5, और ये ऊपर जाएगा -2, तो टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टी माइनस 7। ठीक है, बी का भी निकल गया। उसी प्रकार सी और डी का क्या करना होगा? यहाँ तो 2 वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको उलट भी सकते हैं आप, या फिर सी टी का जो डायमेंशन है वो डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एडिशन में है। ठीक है, तो इस दोनों का डायमेंशन बराबर होगा, तो यहाँ से डी का डायमेंशन सी के टर्म में निकाल लीजिएगा, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा आपको। उससे बेटर है क्या करेंगे हम लोग? अगेन ए बराबर क्या लिखेंगे डायमेंशनली? ए का डायमेंशन इज इक्वल टू सी टी बाय बी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं, सी टी बाई बी स्क्वायर माइनस डी बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी का तो पता है हमको, सी का निकल जाएगा। सिमिलरली ए बराबर डी बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, तो बी का फिर से पता है हमको, तो डी का निकल जाएगा यहाँ से। इस दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर हम लिखें इफ p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर एन आर टी। ठीक है, P क्या है यहाँ? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N हुआ नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको A और B का निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ठीक है, तो A और B का डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अगर हम सॉल्व करके निकालें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम जोड़ रहे हैं, मतलब कि दोनों क्वांटिटी क्या होगा? सेम। अगर घटा रहे हैं तो भी दोनों क्वांटिटी क्या होगा? सेम। मतलब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक साथ अगर जोड़ा जा सकता है तो एक ही जैसे क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है, अलग अलग क्वांटिटी को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर प्रेशर के साथ ए बाई वी स्क्वायर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो ए बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन बराबर डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। तो हमको तो ए निकालना है, देयरफॉर ए का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा? पी वी स्क्वायर का डायमेंशन। अब पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 बाई एल स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब। तो एल क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एल पे पावर 6। तो फाइनली कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एल 5 टी माइनस 2। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। अब बी की बारी। तो बी के लिए क्या करेंगे फिर? बी किसके साथ घटाया जा रहा है? वॉल्यूम के साथ। तो अगेन वॉल्यूम बी का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का डायमेंशन, और वॉल्यूम का पता है हमको क्या होता है? लेंथ का क्यूब। तो एल क्यूब सीधे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं। ठीक है ना। और अगले क्लास में हम लोग करेंगे इसका ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कैसे दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे।
ठीक है। या फार्मूला डेरिवेशन कैसे होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही सही फार्मूला है, ये हम कैसे डायमेंशनली आसानी से बता सकते हैं। फोर्स बराबर कोई मास बाय एक्सेलरेशन भी बोल सकता था, फोर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर ए भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ही करेक्ट फार्मूला है, ये हम डायमेंशनली निकाल सकते हैं। या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन, फार्मूला का डेरिवेशन जो होगा वो हम आसानी से कर सकते हैं इसमें। और कुछ ड्रॉबैक्स भी है इसका, जैसे कुछ कांस्टेंट्स होता है वो हम इसकी मदद से नहीं निकाल पाएंगे, तो अगले क्लास में हम देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है।